दोस्तों, बात चाहे सीएसआर नेट एग्जाम की हो या फिर किसी भी एग्जाम की जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम को क्रैक करने से पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो है एग्जाम के पैटर्न को क्रैक करना। अज्यूम करो कि आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है और उससे कोई बहुत जरूरी काम है आपको, लेकिन आप फोन कर रहे हैं और फोन नहीं लग रहा, और आपको फिर अगला विकल्प क्या होगा कि आप किसी के माध्यम से उस तक अपनी बात पहुंचाएं या फिर आप डायरेक्टली जाएं और मिले, लेकिन मान लो कांटेक्ट नहीं हो रहा और किसी को वो बताकर गया नहीं है अभी। तो अगर आपका चूंकि वो बहुत अच्छा दोस्त होगा तो आप ये पॉसिबिलिटी देख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ गया हो सकता है, और फिर उन जगहों पर अप्रोच करके हो सकता है आप उसका पता लगा लें, है ना। तो वही चीज एग्जाम के साथ भी है कि लाइक आपके एग्जाम के पैटर्न को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं ना, तो एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो किधर किधर जा सकते हैं, किस डोमेन से पूछा जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन किधर से रहेगा, कम किधर से रहेगा, कितने मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, क्या अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग वेटेज के हैं, अगर ऐसा है तो किस वेटेज के कितने क्वेश्चन हैं, हमें किस सेगमेंट को अटेम्प्ट करते वक्त किन बातों की मतलब सावधानी बरतनी है, ध्यान देना है, इन सब चीजों की जानकारी कहां से हमें मिलती है, एग्जाम पैटर्न से। तो दोस्तों, ये जो इंफॉर्मेशन मैं अभी देने वाला हूं आप सब सीएसआर नेट एस्पायरेंट के लिए बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है। इसे सिर्फ लाइक अभी का वीडियो जो है, ये सेशन जो है, इसको देख के और ऐसे भूल नहीं जाना है, इसको दिमाग में ही नहीं जुबान पे तो सारी चीजों को रखना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि हमारा जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या होता है, उसमें क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे पहले देखेंगे कि कितने टुकड़ों में हमारा क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड होता है। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के 3 सेगमेंट में डिवाइडेड होता है। जो आपका पार्ट ए है ये ए फॉर एप्टीट्यूड का सेगमेंट है, और पार्ट बी एंड सी दोनों का ही सिलेबस 100% सेम है, दोनों का सिलेबस सेम है। डिफरेंस क्या होता है कि पार्ट बी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एमसीक्यू टाइप के पूछे जाते हैं। पार्ट बी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन पार्ट ए भी एमसीक्यू का सेगमेंट था जो जनरल एप्टीट्यूड है। पार्ट बी में जो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एमसीक्यू टाइप के होते हैं, और पार्ट सी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और वो एमएसक्यू टाइप के होते हैं। एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का मतलब है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसा हो सकता है कि चारों ऑप्शन सही हो, ऐसा हो सकता है 3 सही हो, 2 सही हो या कोई एक सही हो। आपको क्या करना होता है, जितनी भी सही ऑप्शन है उन सबको चुनकर टिक करना है। अगर आपने कुछ सही को टिक कर लिया और कुछ सही छोड़ दिया तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने सही वाले तो सारे टिक कर दिए लेकिन कुछ एक गलत भी टिक कर दिए तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब प्रिसाइजली 4 ऑप्शन में से जो जो करेक्ट हैं उनको ढूंढकर आपको टिक करना है, और जो नहीं है उनको टिक नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्वेश्चन को सही माना जाएगा। तो थोड़ा डीपर एनालिसिस इस क्वेश्चन पार्ट सी के क्वेश्चन में चाहिए होता है, कंपैरिजन टू पार्ट बी का क्वेश्चन या पार्ट ए का क्वेश्चन। तो रिवार्ड के तौर पे आपको 2 चीजें होती हैं यहाँ पर। एक तो आपको ज्यादा मार्क्स यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। आप देखोगे कि ये जो 60 क्वेश्चन है ये 4.75 मार्क्स के वेटेज रखते हैं। वहीं पार्ट बी या सी वाले जो हैं, सॉरी पार्ट ए और बी वाले या तो 2 मार्क्स के हैं और नहीं तो 3 मार्क्स के हैं, लेकिन ये 4.7 मार्क्स का है। तो हैवी वेटेज भी है इसका, और दूसरी बात यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब है कि पार्ट ए में पूछे तो जाते हैं 20, बी में 40, सी में 60, लेकिन एग्जाम की खूबसूरती यहीं से और निखरती जाती है कि जितने पूछे जाते हैं सबका जवाब आपको नहीं देना है। मतलब कहीं ना कहीं आपको छांटने का मौका मिलता है दोस्तों। जैसे कि आप गेट का पेपर दोगे तो वहां पर छांटने का ऑप्शन नहीं होता है, जो दिए गए हैं सारे कंपलसरी हैं, आपसे जो हो पाता है वो आप सॉल्व करिए। यहाँ पर क्या है कि जैसे 20 क्वेश्चन आपको दिए गए पार्ट ए में, तो उसमें से 20 के 20 नहीं करने, आपको एटमोस्ट 15 क्वेश्चन करने हैं। अब 5 तो छट गए ना, मान लो जो आपको नहीं आ रहा है तो उसको छांट दीजिए, और फिर जो 15 बचे वो आपको करने हैं। और उसमें भी अपने हिसाब से कोई 15 आपको छांटना है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। सिमिलरली पार्ट बी में 40 क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से 40 के 40 नहीं करने, 25 क्वेश्चन छांट कर आपको करने हैं। वहीं अगर पार्ट सी की बात करूं तो 60 में से 60 क्वेश्चन नहीं करने, इसमें तो बहुत ही अलग मामला है, मतलब छांटने का 60 में से 20 क्वेश्चन करने हैं, 40 को छांट देने हैं। तो ये बहुत ही कमाल का एग्जाम है और इसका पैटर्न भी उतना ही कमाल का है। तो क्योंकि पार्ट ए के क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले थे तो 15 इंटू 2 30 मार्क्स का वेटेज हो गया। पार्ट बी वाला जो था वो आपका 3 मार्क्स वाला था तो 40 इंटू 25 इंटू 3 75 हो जाएगा, 40 तो पूरे करने नहीं ना। फिर पार्ट सी वाला जो है ये 20 इंटू 4.75 95 मार्क्स का हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो आपको 200 मार्क्स का पेपर दिखता है। तो आपने देखा कि कितना ज्यादा छांटने का संभावना है यहाँ पर।
तो ये एग्जाम ये चॉइस देता है आपको कि आपसे जो नहीं हो रहे हैं या फिर जिनकी आपने तैयारी नहीं करी है, जिन सब्जेक्ट्स की आपने तैयारी नहीं करी है, उसे छोड़ दीजिए। मतलब आपको जो सिलेबस प्रिसाइज दिया गया, कहने को तो सिलेबस है, पूरा वो सिलेबस है, लेकिन उसमें से छांटने का विकल्प ये देता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने किसी खास सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करी है, तो उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको छोड़ दीजिए, फिर जो बचा हुआ वाला पार्ट है उससे आप एग्जाम में अटेम्प्ट करिए। लेकिन यहीं पर सवाल आता है कि कहीं हमने उस सब्जेक्ट को छोड़ दिया जिससे बहुत ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है और उसकी तैयारी कर ली जिससे कम पूछा जाता है, तो फिर तो उसके सारे भी कर दूं तो भी मैं एग्जाम शायद ना क्वालिफाई करूं। तो इसके लिए कितने मार्क्स का क्वेश्चन किस सेगमेंट में आता है, ये जानने से आगे बढ़कर हमें ये जानना होता है दोस्तों कि फिर वेटेज क्या होता है किस सब्जेक्ट का। सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट हैं उनका वेटेज कैसे है, किस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपके सामने ये टेबल प्रेजेंट कर रहा हूं। मैं एक बार स्क्रीन से हट जा रहा हूं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, है ना। तो क्या है कि पहले 20 क्वेश्चन है, जिसमें से ठीक है 5 छांटने के लिए दिया गया होता है। तो 15 क्वेश्चन है एप्टीट्यूड वाले, जो कितने मार्क्स के हैं, 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं दोस्तों। फिर देखो कि अब तो ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा नहीं दिखता है, पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था तो वो क्लियरली दिखता था। पैटर्न आज भी वही है, पैटर्न नहीं बदला है, इसीलिए मैं ये यूनिट 1 2 3 4 लेकर आया हूं। आप जब पेपर दे रहे होंगे, पेपर लिख रहे होंगे, तो वहां ये यूनिट 1 या 2 या 3 या 4 आपको नहीं दिख रहा होगा। लेकिन पेपर बाद में क्वेश्चन नंबर के हिसाब से तो ऑनलाइन एग्जाम में सफल हो जाता है, लेकिन जब आंसर की आए या क्वेश्चन पेपर आए तो उसमें आप देखोगे क्वेश्चन आईडी के अकॉर्डिंग अगर आप सजाओगे तो आईडी के अकॉर्डिंग जब आगे बढ़ोगे तो आपको पहले यूनिट 1 दिखेगा, 2 दिखेगा, 3 दिखेगा, 4 दिखेगा। तो क्वेश्चन का अरेंजमेंट कैसे होगा वो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि पार्ट बी और सी दोनों का सिलेबस 100% सेम है, बस मार्किंग स्कीम का डिफरेंस है। तो जैसे कि पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक, मतलब पार्ट बी के पहले 12 क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन आईडी के अकॉर्डिंग जाएं ना कि क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग, तो जो पहले 12 क्वेश्चन होंगे वो होंगे रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा से। वहीं पार्ट सी के पहले 18 क्वेश्चन जो होंगे, जो फर्स्ट 18 क्वेश्चंस होंगे, वो भी रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा से होंगे। तो आगे आप देखोगे दोस्तों कि पार्ट ए में यूनिट 1 में पार्ट बी और पार्ट सी दोनों अगर मैं मिला दूं तो टोटल आप देखोगे कि 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा के सेगमेंट से, और ये काफी ज्यादा है। आप बाकी में आप देखोगे कि उतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो यूनिट 1 में ही आप देखोगे कि इन दोनों सब्जेक्ट की मदद से पूछा जाता है, और एकदम से 50-50 तो नहीं पूछा जाता। ऐसा नहीं है कि 30 है तो 15 इसके 15 उसके, कुछ 2-4 कम ज्यादा हो जाता है। किसी साल किसी के 2-4 पूछ लिए ज्यादा, किसी के 2-4 पूछ लिए ज्यादा। आमतौर पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रखने में रियल ही आगे रहता है, लेकिन 2-4 बार पेपर ऐसा भी हुआ है कि लीनियर के क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए गए हैं। तो अब रियल एनालिसिस का जो वेटेज रहता है दोस्तों, ये 55 to 65 रहता है, और वहीं लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो ये भी 50 से 60 वेटेज का होता है दोस्तों। तो बहुत ही ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है। तो आप तैयारी के दौरान बिल्कुल देखें कि ये फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, वैसे भी इन्हें जब आप अच्छे से समझते हैं तो फिर बाकी सब्जेक्ट को और बेहतर तरीके से और खूबसूरती से समझ पाते हैं दोस्तों। तो इसका ये रहा वेटेज। वहीं पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 13 से 20 के बीच में आपको दिखेगा मॉडर्न अलजेब्रा नंबर थ्योरी का क्वेश्चन, और वहीं आपको अगर सी पार्ट में बात करें तो 19 से 30 तक, मतलब ये जो 8 क्वेश्चन है ना, ये किससे रहते हैं आपके यहाँ वाले पार्ट बी में अगर देखा जाए तो यहाँ के हो गए 8 क्वेश्चन और यहाँ के हो गए 12 क्वेश्चन, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। ये हो गए आपके मॉडल अलजेब्रा नंबर थ्योरी और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। मतलब जो यूनिट 2 है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ऑफलाइन पेपर होता था तो क्लियरली दिखता था, अब भी पैटर्न वही है, बस हमें दिखता नहीं है। तो यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं तो मतलब कह दूं ऐसे कि पार्ट बी के मतलब पहले 12 क्वेश्चन जो हैं वो तो आप रियल लीनियर के लिए छोड़ दिए, तो उसके बाद के जो 8 क्वेश्चन हैं, है ना, मतलब 13 से लेकर 20th तक, वो मॉडर्न अलजेब्रा नंबर थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और टोपोलॉजी के क्वेश्चन से रिलेट करेगा। वहीं पार्ट सी में 19 से लेकर 30 तक, मतलब कि हम कह सकते हैं कि 12 क्वेश्चन, है ना। 18 क्वेश्चन तो हो गए पहले रियल लीनियर के, उसके बाद के जो 12 क्वेश्चन होंगे वो मॉडर्न अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और टोपोलॉजी के सेगमेंट से होंगे। वहीं वेटेज की बात करें तो मॉडर्न अलजेब्रा नंबर थ्योरी मिलाकर 35 से 40 मार्क्स का रहता है, कॉम्प्लेक्स आपका 30 से 35 मार्क्स का रहता है, और टोपोलॉजी 3 से लेकर 8 मार्क्स तक का पूछा जाता है। अब प्योर मैथमेटिक्स का ये सेगमेंट हो गया। अब बात करते हैं हम अप्लाइड मैथमेटिक्स की। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में पार्ट बी में बात करेंगे तो यहाँ 20 तक था ना, अब इसके बाद फिर से 8 क्वेश्चन 21 से लेकर 28 तक। ये जो 8 क्वेश्चन है ये आपके ओडी, पीडी, न्यूमेरिकल, सीओबी
इस क्लासिकल मैकेनिक्स इस सेगमेंट से होंगे। वहीं 31 to 42 पार्ट सी में आप देखेंगे, मतलब टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ पर और 12 यहाँ पर, टोटल 20 क्वेश्चन है ना। तो 30 क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपने देखा कि रियल लीनियर वाला था, उसके बाद 20 जो है मॉडल अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, टोपोलॉजी वाला है, फिर 20 क्वेश्चन जो है वो ओडीपीटी, सीओबी, न्यूमेरिकल, क्लासिकल मैकेनिक्स, इन सब के सेगमेंट से है। तो इसमें जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका वेटेज 15 से 25 है, पीडी का भी 15 से 25 है, और बाकी न्यूमेरिकल, क्लासिकल, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो है ये लोग 3 से 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इवन क्लासिकल मैकेनिक्स से तो एक आध बार ऐसा हुआ कि क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है, वरना 0 से लेकर 2 क्वेश्चन के बीच में ये लोग लाई करते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 में बेसिकली ये क्लासिकल मैकेनिक्स थोड़ा नीचे की तरफ आ गया है, ये इसका हिस्सा नहीं है, है ना, ये इसका हिस्सा नहीं है, ये 0 से 8 में कट कर दे रहा हूँ, ये गलती से यहाँ पर नीचे आ गया है। ये पार्ट बी और सी दोनों मिलाकर, पार्ट बी में देखोगे तो 28 के बाद 29 से लेकर 40 तक, है ना, मतलब यहाँ पर 12 और 18 वाली बात फिर से हो जाएगी। जैसे 12 और 18 वाली बात यूनिट 1 में थी, वैसे ही यूनिट 4 में भी है। मतलब आपको ऐसे मैं बता दूं कि जैसे यूनिट 1 में पार्ट बी और सी मिलाकर 30 क्वेश्चन, फिर यहाँ 20 क्वेश्चन, फिर यहाँ 20 क्वेश्चन, और फिर यहाँ पर 30 क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर फिर आप देखोगे कि दोनों मिलाकर इस तरह से आपको, और ये जो पार्ट ए है यहाँ पर फिर आपके 20 क्वेश्चन हो गए। तो सबको ऐड ऑन करोगे, देखो 30, 20, 50, 70, 100 और 120, तो टोटल 120 क्वेश्चन का डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर पार्ट बी में 29 से 40 तक और पार्ट सी में 43 से 60 तक, है ना, मतलब 18 क्वेश्चन जो हो गए। तो ये स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, ऑपरेशन रिसर्च के होते हैं, जो कि ऑब्वियसली ये दोनों मिलाकर जितने के पूछे जाते हैं 110 से 120 मार्क्स का, ये भी लगभग उतने का ही पूछा जाता है। मेनली जैसे कि आप सेट वगैरह का पेपर देंगे ना, तो वहां स्ट्रिक्टली ये बोला गया होता है कि जो बच्चे स्टैट्स वाले नहीं हैं वो स्टैट्स वाले सेगमेंट के क्वेश्चन नहीं करेंगे। बट सीएसआर नेट में ऐसा बोला जाता है कि स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स पार्ट। ऐसा नहीं बोला गया है किसी भी नोटिफिकेशन में कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब आपको बिल्कुल ही इसके क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो अगर आपको स्टैट क्वालिटी के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप इधर से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको अब देखना है कि इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल जो है यहाँ पर 120 क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें से हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, 200 मार्क्स का पेपर है। तो अब सवाल ये है कि 200 का तो एग्जाम होता है, लेकिन हमें लाने कितने होते हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तभी तो उस हिसाब से आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन देखेंगे। छांटने वाली बात तो हो गई कि भैया इतने पूछे जाते हैं, इतने ही करने हैं, तो हम इसमें छंटाई कर सकते हैं। तो देखो छंटाई 2 जगहों पे होगी। सबसे पहले तो छंटाई ऐसे कि 20 पूछा गया, गवर्नमेंट ने ही कहा, सीएसआईआर ने ही कहा कि हमें 15 ही क्वेश्चन करने हैं, तो 5 तो वैसे भी छंटने हैं, यहाँ 15 तो वैसे भी छंटने हैं, और यहाँ 40 तो वैसे भी छंटने हैं। तो ये तो छांटने का मौका दिया ही गया। अब एक और बार आपको छांटने का मौका मिलेगा दोस्तों। वो क्या मौका मिलेगा, वो बताएगा आपको कट ऑफ। तो देखो दोस्तों, कट ऑफ जो है बहुत ही गोल्डन सा है ये। देखो कितना कट ऑफ है। अगर आप, मैं बाकी का तो लिस्ट में दे ही दिया हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अपने लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर मैं एक को लेकर और बात करता हूं। जैसे यहाँ पे देखो 53.37 जनरल कैटेगरी में जो है आपका जेआरएफ का है, मतलब 106-7 नंबर आपको चाहिए। वहीं अगर आप 96 मार्क्स लेकर आए हैं, 97 मार्क्स लेकर आए हैं तो नेट हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द कैटेगरी में ऑब्वियसली इससे कम पे ही होगा। इवन इन सब में अगर आप मैक्सिमम भी देखने जाओ, यहाँ पर जो है डेटा उसका मैक्सिमम भी देखो, तो यहाँ पर क्या देखोगे आप, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, 58.87 का मामला दिखेगा, है ना, 58.87। तो 58.87 से क्या समझ में आ गया आपको कि लाइक आप समझ लीजिए कि 117-18 मार्क्स के आसपास, ठीक है। मतलब मैक्सिमम कभी कट ऑफ गया है तो उतना गया है। तो मेरा यही कहना है कि आप 116, 17, 18 छोड़िए, आप एनी हाउ 120 मार्क्स लेकर आइए। कोई भी ताकत आपको जेआरएफ लेने से नहीं रोक सकती है। आप व्हाटएवर जिस कैटेगरी से भी आप फॉर्म भर रहे हो, अगर आपने 120 या 120 प्लस मार्क्स स्कोर कर लिया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता जेआरएफ करने से। रैंक ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। जो लास्ट रैंक वाला होगा उसे भी जेआरएफ मिलेगा और उसे भी स्कॉलरशिप वही मिलेगी जो रैंक 1 वाले को मिल रहा होगा। हाँ, ये हो सकता है कि रैंक 1 वाले ने अलग से कुछ और इंटरव्यूज दिए, जैसे कि मान लो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कॉलरशिप हो गया, वो ले लिया, तो उसका अमाउंट बढ़ सकता है। लेकिन अगर सीएसआईआर से अगर आपको फंडिंग चाहिए तो सीएसआईआर रैंक 1 को भी वही स्कॉलरशिप देगा जो कि आखिरी रैंक वाले को देगा, ठीक है। तो फिर आप अगर बिगिनर हो तब तो आपको देखना है कि पहले हम क्वालिफाई कैसे करें, है ना।
एक बार क्वालिफाई हो जाए तो आप दोबारा से भी दे सकते हैं, बच्चे देते भी हैं रैंक बढ़ाने के लिए, टॉप करने के लिए, वो सब चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आप चाहते हैं कि पहले किसी तरह से आपका JRF फिर देखते हैं, और तो फिर उसके लिए क्या है कि आपको 120 का गोल सेट करना है। तो अब सोचो, पहले तो छटाई का मामला ऐसा था कि यहाँ से चले गए, 5 क्वेश्चन यहाँ हमें छांटने का मौका मिला, 15 यहाँ पे और 40 यहाँ पे। इन सब छांटने के बाद जो बचे उसमें भी सोचो कि अब मुझे 100% नहीं करने, क्योंकि 200 मार्क्स का पेपर है और 120 अपना टारगेट है। तो मतलब क्या हुआ, 120 का मतलब क्या हुआ, 60% अपना टारगेट है, तो 40% और छटेगा इसमें से। तो फिर यहां से सब्जेक्ट वाइज छांटने के लिए आपको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे। आप चाहे तो पढ़ने में एकदम महारथी हैं आप, और आप खूब पढ़ लेते हैं और खूब कंसेप्ट ग्रास्प करने की कैपेसिटी है, याद रहता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर पाते हैं, तो पूरा सिलेबस पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, और एकदम पूरे सिलेबस को डीप डाउन जाके पढ़िए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि पढ़िए पूरा सिलेबस, छोड़ना कुछ भी नहीं है, जो सब्जेक्ट आपको ठीक लगे और साथ में ज्यादा वेटेज वाला भी है तो उसको एकदम डीप डाउन जाके पढ़िए, और जो सब्जेक्ट आपको ठीक नहीं लग रहा है तो उसको ऊपर ऊपर से भी एटलीस्ट पढ़ के रखिए। तो स्ट्रैटेजी ओवरऑल ये हो जाएगी कि चाहे आप पूरे सिलेबस पे एकदम से कमांड हासिल कर पाए या ना कर पाए, लेकिन कुछ 2-3 भी हाई वेटेज वाले टॉपिक पे आपने अच्छा कमांड बना लिया और बाकी पे ठीक ठाक सा होल्ड अगर आपका है, आपने PYQs वगैरह अगर अच्छे से लगाए हैं, तो फिर एग्जाम में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इजी वाले जो सारे के हैं पूरे सिलेबस के, वो छांट के आप कर लेंगे, और फिर बचे हुए पार्ट में जिसपे आपने अच्छा काम किया हुआ ऑब्वियसली उसके थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, जिसपे थोड़ा कम काम हुआ उसके कम क्वेश्चन होंगे, बट ओवरऑल 60% का आंकड़ा आप पार कर जाएंगे। क्योंकि हर बार के पेपर में आप पेपर चाहे कितना भी टफ क्यों ना आ गया हो, आप देखोगे कि कम से कम 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट पे होते हैं और आसान होते हैं, ये किए जा सकते हैं। इसीलिए जो स्टूडेंट आपके दोस्त लोग होंगे जिनका कि नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है पहली बार में या दूसरी बार में, या उनका नहीं हो रहा है, तो जब बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं बिना डीप डाउन गए, तो 50, 60, 70 मार्क्स यहाँ तक का तो आंकड़ा वो छू लेते हैं। इसके बाद से जो 120 तक पहुंचने का सफर है वो उनके लिए थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, और उसका मार्किंग स्कीम सॉरी अंडर मार्किंग स्कीम वो कितने मार्क्स का आता है ये भी आपको ध्यान में रखना है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पे पूरा विकल्प है छांटने का, अपनी पसंद की चीजें पढ़ने का, आप अपने हिसाब से सेटअप कर लीजिए कि यहाँ फॉर एग्जांपल 150 मार्क्स का सब्जेक्ट आपने अपने हिसाब से पिक कर लिया। 150 क्यों कह रहा हूं मैं कि थोड़ा कुछ कहीं से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो होंगे जो शायद आप ना कर पाए, तो करते करते 120 पे आके आप रुक जाएंगे। और फिर अपना एप्टीट्यूड तो है ही, उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। मैथ्स का बच्चा कम से कम तो 10 मार्क्स वहां से लाएगा ही लाएगा। तो एक आप अच्छी सी स्ट्रैटेजी बना करके, क्योंकि ये वीडियो कैसे अटेम्प्ट करना है उस स्ट्रैटेजी के लिए नहीं है, यहाँ पर मेनली हम पैटर्न की बात कर रहे हैं, उस पर हम किसी और वीडियो में सेपरेटली बात करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बात करूं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया है वो आपको कितना बेनिफिशियल लगा, और साथ में अगर आपको चाहिए तो अप्रोच या सब्जेक्ट सिलेक्शन पे हम बात कर सकते हैं आने वाले वीडियो में, ताकि हम अपने कम से कम पढ़कर मतलब मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालेंगे उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका, चाहे मार्किंग स्कीम का पैटर्न है या सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं वो पैटर्न है। अब आपका टास्क है सब्जेक्ट चूज करके और एग्जाम के लिए शानदार तैयारी में लग जाना और जून वाले एग्जाम को क्रैक करना दोस्तों। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर IFS की तरफ से एक शानदार सा ऑफर है, फ्लैट 20% ऑफ आप ले सकते हैं बैचेस में एडमिशन लेने पर। अभी हमारी बैच 2 फरवरी यानी कि मंडे से ही स्टार्ट हुई है, आप इसमें इनरोल हो सकते हैं और जून वाले एग्जाम के लिए अपनी शानदार सी तैयारी कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को सिक्योर कर सकते हैं। IFS 20 आपको कूपन कोड यूज करना है। ये जो ऑफ है दोस्तों ये 26 जनवरी के मौके पे दिया गया था, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबा ये एक्सटेंड करने वाला है। तो आप लोग फटाफट से इनरोल हो जाइए, एक तो ऑफ आपको लेना है इसलिए, और दूसरा ये कि मंडे से बैच स्टार्ट हो गई है तो डिले क्यों करना, आपको सारी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सब कुछ प्रॉपर्ली मिल जाएंगी, लेकिन क्यों ही करना ना, ज्वाइन करके लाइव देखते हैं ना, है ना। चलो तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाले वीडियो में। आपके इस वीडियो से आपको क्या मदद मिली या फिर इसी तरह के और क्या कंटेंट आप चाहते हैं मुझसे, वो चीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो आने वाली वीडियो में फिर उन पर लेकर आऊंगा और वो आपकी भी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी, थैंक यू।